गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है टैगोर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे किरण प्रकाशिकी के बारे में, अपना क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 है वो हमने स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने प्रकाश की परावर्तन की घटना है उसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। जो किरण प्रकाश है उसके अंदर हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था डिटेल से। प्रकाश के परावर्तन के लिए हमने दर्पण का भी अध्ययन किया था और दर्पण सूत्र के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें देखो दर्पण सूत्र जो हमने पढ़ा था, दर्पण सूत्र हमने पढ़ा था वो एक बार मैं लिख देता हूं जो जो हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? एक तो दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। देखिए स्टूडेंट, दर्पण सूत्र क्या होता है? वैसे तो बिंब दूरी होती है u, प्रतिबिंब दूरी होती है v और फोकस दूरी होती है f। इन तीनों के अंदर जो संबंध बताने वाला सूत्र होता है वही क्या होता है? अपना दर्पण सूत्र होता है। और दर्पण सूत्र जो होता है वो हमने इस प्रकार से, देखो इसको पूरा डिस्क्राइब हमने किया था, इस डेरिवेशन को हमने निकाला था। 1/f इक्वल टू था 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है और u बिंब दूरी है। ठीक है, u क्या है यहाँ पे? बिंब दूरी, v है अपना प्रतिबिंब दूरी और f होती है दर्पण की फोकस दूरी। f क्या होती है? दर्पण की फोकस दूरी। तो इन तीनों के बीच में u, v और f के बीच में ये जो संबंध है, ये संबंध ही क्या कहलाता है? अपना दर्पण सूत्र कहलाता है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल भी हमने किए थे। ठीक है, एक हमने इसी के साथ में दर्पण सूत्र के साथ ही हमने एक टॉपिक और पढ़ा था छोटा सा, वो था दर्पण का रैखिक आवर्धन। सूत्र क्या था? दर्पण का रैखिक आवर्धन। इसको हमने किससे लिखा था? n से। और इसका जो फॉर्मूला हमें मिला था वो क्या मिला था स्टूडेंट? सभी को याद होना चाहिए। रैखिक आवर्धन का सूत्र हमें क्या मिला था? m इक्वल टू माइनस v बटा u। मिला था नहीं मिला था? m इक्वल टू माइनस v बटा u, वही v प्रतिबिंब दूरी और u बिंब दूरी। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ कंडीशन पढ़ी थी। m अगर क्या हो? पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब हमें क्या मिलता है? आभासी और सीधा मिलता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से आपको मिलती है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, आभासी और सीधा मिलता है। अगर मान लो m का मान माइनस आ जाता है, m हमें क्या मिल जाता है? नेगेटिव मिल जाता है, तो प्रतिबिंब कैसा मिलता हमें? वास्तविक और उल्टा। m अगर माइनस आ जाता है तो प्रतिबिंब कैसा मिलता हमें? वास्तविक और उल्टा। तीसरा हमने ये भी देखा था, अगर m की वैल्यू हमें 1 मिल जाती है, m का मान हमें 1 मिल जाता है, चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, चिन्ह सिर्फ प्रकृति को बताता है, आभासी है, सीधा है या वास्तविक और उल्टा है। ठीक है, अगर माइनस प्लस को हम छोड़ दें, इसके मान की हम बात करें, इसकी वैल्यू की इसकी हम बात करें, इसके हम सिर्फ और सिर्फ परिमाण, इसके मैग्नीट्यूड की बात अगर हम करें तो m की वैल्यू अगर हमें क्या मिलती है? 1 मिलती है, तो प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब का जो आकार हमें मिलता है, यानी प्रतिबिंब वही वस्तु, उसका प्रतिबिंब हमें जो मिलेगा, उस प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर हमें मिलेगा? बिंब के या वस्तु के आकार के बराबर। प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर मिलेगा? वस्तु के आकार के बराबर मिलेगा। ठीक है, हो सकता है m की वैल्यू आपको मिल जाए लेस देन 1, एक से छोटा m का मान हो सकता है। एक से छोटे का पता हमें चल जाएगा यदि संख्या है या m का जो मान है वो दशमलव से स्टार्ट होगा, इसका मतलब एक से छोटा है। माइनस काउंट मत कर लेना कि माइनस है तो छोटा हो जाएगा, नहीं, एक से छोटा होने का मतलब है दशमलव से संख्या अगर स्टार्ट हो जाती है, जैसे 0.2 आ जाता है, 0.1 आ जाता है, 0.6 आ जाता है, जो भी वैल्यू हमें एक से छोटी मिल जाती है, ठीक है, m लेस देन क्या हो जाता है? 1। तो जो प्रतिबिंब होता है वो क्या मिलता है? वस्तु से या बिंब से छोटा। वस्तु भी लिख सकते हैं और बिंब भी लिख सकते हैं, वस्तु को ही हम बिंब बोलते हैं।
वस्तु या बिंब से छोटा मिलेगा। m का मान आपको और क्या मिल सकता है, 1 से बड़ा भी तो मिल सकता है। 1 से बड़ा होने का मतलब संख्या जो है, यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलती है माइनस को छोड़ के, वो वैल्यू क्या हो, दशमलव से स्टार्ट नहीं हो। ठीक है, तो m अगर ग्रेटर देन 1 है तो प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। प्रतिबिंब क्या मिलेगा, वस्तु से बड़ा मिलेगा। ठीक है, ये कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी थी जो इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल हमने कल किया था। आज इसका हम एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं। एक बार इन फॉर्मूलाज को आप देख लीजिए। ठीक है, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला आपको आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूं बार बार, न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ से पूछने के। ठीक है, दर्पण सूत्र आप ध्यान रखो, रेखिक आवर्धन का सूत्र आप ध्यान रखो, चिन्ह परिपाटी आपको ध्यान में रहनी बहुत ही जरूरी है। चिन्ह परिपाटी के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आप चिन्ह परिपाटी याद नहीं करोगे तब तक न्यूमेरिकल के अंदर जो सॉल्यूशन आएंगे वो एग्जैक्ट नहीं आएंगे। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये माइनस प्लस जो है ये पूरे के पूरे मान को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इस माइनस प्लस का बहुत ज्यादा रोल है वो आपके न्यूमेरिकल में रहने वाला है। ठीक है, और न्यूमेरिकल के चैप्टर के अंदर रहने वाला है। आपको फिर बता देता हूं कि ये जो शाखा अपनी छठी शाखा जो हम पढ़ रहे हैं प्रकाशिकी के बारे में, ये प्रकाशिकी के चैप्टर नंबर 11 और 12 दोनों मिला के एक यूनिट पूरी होती है प्रकाशिकी। और ये जो है इसमें से हमें 9 नंबर का क्वेश्चन मिलते हैं। कितने नंबर की शाखा है प्रकाशिकी, सबसे बड़ी शाखा है अपनी 12th क्लास के फिजिक्स की, और 9 नंबर की है। ठीक है, 9 नंबर की कोई भी शाखा नहीं है आपकी 12th क्लास में, लेकिन प्रकाशिकी यानी प्रकाश वाली जो शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, लाइट के फिनोमिनास के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो जो है वो हमारा 9 नंबर के जो ब्रांच है वो हमें मिलती है। यानी यहां से इस यूनिट से, और यूनिट का मतलब चैप्टर नंबर 11 प्लस 12 दोनों मिलके यूनिट नंबर 6 होती है, वो बनती है। तो यहां से हमें 9 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और उसके अंदर भी कम से कम 2 न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल आपको पूछ लेते हैं, तो न्यूमेरिकल को मिला के भी 9 नंबर बन जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इस शाखा के अंदर, प्रकाशिकी शाखा के अंदर आंकिक प्रश्नों का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, डेरिवेशंस का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, थ्योरेटिकल पोर्शन का भी इसमें रोल है। कई बार छोटे छोटे यूजेज वो पूछ लेते हैं, जैसे मतलब अपवर्तन का पूछ लिया, परावर्तन का पूछ लिया, दर्पण का पूछ लिया, अवतल दर्पण का पूछ लिया, लेंस का पूछ लिया, सूक्ष्मदर्शी का पूछ लिया, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पूछ लिया, इंद्रधनुष के बारे में पूछ लिया। ये सारे के सारे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये भी यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दर्पण सूत्र हो गया यार, चिन्ह परिपाटी से याद रखना, ध्यान रखना, और ये आवर्धन हो गया। दर्पण सूत्र से तो आप कोई भी दूरी आपको ज्ञात करनी है, बिंब दूरी ज्ञात करनी है, या प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है, या फोकस दूरी ज्ञात करनी है, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, रेखिक आवर्धन से हम उसकी प्रकृति बता सकते हैं। ये जो दोनों मैंने लिखे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से हमें किसका पता चलता है, प्रतिबिंब की प्रकृति का पता चलता है कि प्रतिबिंब कैसा होता है। ये जो हमें वैल्यू मिलती है, 1 मिलती है या 1 से छोटी मिलती है, यहां से हमें किसका पता चलता है, वस्तु के आकार का, प्रतिबिंब के आकार का, आवर्धन का, कितना बड़ा प्रतिबिंब मिला, कितना छोटा मिला, या वस्तु के बराबर मिला, उसका अध्ययन हम करते हैं तो वो m की हम वैल्यू से करते हैं। ठीक है, प्रकृति का अध्ययन हम करते हैं तो वो हम m के चिन्ह से करते हैं। m का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके हिसाब से हम इसका वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो करते हैं। तो चलिए, मेरा टारगेट है इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल के अंदर पूरी तरीके से परफेक्ट बनाना। न्यूमेरिकल आपकी कहीं से भी गलत नहीं हो, और होने भी नहीं चाहिए। न्यूमेरिकल आपको कम टाइम के अंदर, यदि न्यूमेरिकल आता है तो उसके अंदर समय नहीं लगता ज्यादा, आप बिल्कुल कम समय के अंदर सोल्व कर सकते हो, और वो टाइम आपके किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन के अंदर मर्ज हो सकता है। न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको आ गई। देखो, छोटा सा न्यूमेरिकल है, 5-7 लाइन का न्यूमेरिकल बनेगा, और 3 नंबर आपको दिला के जा रहा है। ठीक है, 3 नंबर का अगर कोई बड़ा टॉपिक आता है तो आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ता है, उसका पूरा डेरिवेशन करना पड़ता है। ठीक है, उसमें के अंदर आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, वो सारा का सारा मिलके 3 नंबर, और एक अकेला न्यूमेरिकल जो छोटा सा होगा वो भी 3 नंबर दिला के आपको जाएगा। तो यहाँ पे आपको फोकस रखना है न्यूमेरिकल के ऊपर, इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा। ऐसे नहीं करा कि डेरिवेशन पे नहीं रखना, डेरिवेशन भी है तो न्यूमेरिकल भी है। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल के अंदर कंपैरिजन करते हो तो न्यूमेरिकल आपको ज्यादा बेनिफिट दिलाते हैं, टाइम की बचत होती है, मार्क्स भी पूरे मिलते हैं। कहीं पे आपने गलती, डेरिवेशन के अंदर कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर बैठते हैं, लेकिन आंकिक प्रश्न जो है उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। तो चलिए, इसका एक क्वेश्चन हमने उस दिन किया था, अब न्यूमेरिकल नंबर 2 अब हम करते हैं।
दूसरा न्यूमेरिकल है वो हम इसके अंदर करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल देखो, चलिए 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं साफ साफ, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, बोलो कौन सा दर्पण लें, आप कहोगे वही ले ले, चलो उत्तर ले लेते हैं। दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित मोमबत्ती, मोमबत्ती वस्तु हो गई, वस्तु की जगह क्या रखी है, मोमबत्ती। 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित मोमबत्ती के प्रतिबिंब, भाई प्रतिबिंब तो मिलेगा, दर्पण से इसकी प्रकाश किरणें होगी जाएंगे तो क्या होगा, दर्पण से टकरा के परावर्तन होगा, परावर्तन से आपको इसकी कोई ना कोई दूसरी इमेज है वो मिलेगी। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब समझ गए ना, स्थिति का मतलब कहां बनेगा वो बताना है, यानी V की वैल्यू आपको बतानी है। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपको दे रखी है, कौन सी वैल्यू आपके क्वेश्चन के अंदर आपको दी गई है और कौन सी याद करनी है, इसकी पहचान अगर हो गई, इसकी पहचान अगर आपको हो गई तो क्वेश्चन है वो नहीं, मान लो कि 50% है वहीं पे सोल्व हो जाता है कि क्या हमें दिया हुआ है और क्या हमें याद करना है। इन दोनों की अगर आपने पहचान कर ली, दोनों के अंदर डिफरेंस आपको मालूम चल गया तो आधा क्वेश्चन है वो वही सोल्व हो जाता है। ठीक है, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति कोमा प्रकृति, प्रकृति में आपको यह बताना कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा, वास्तविक, उल्टा, क्या बनेगा, तथा आवर्धन या आकार भी लिख सकते हो, तथा आवर्धन का वर्णन कीजिए। वर्णन का मतलब इसके बारे में आपको बताना है, का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 30 सेंटीमीटर, मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, ये याद करना है, ये याद करना है और ये याद करना है। जो मैंने अंडरलाइन किया है इसके ऊपर फोकस कीजिए अपना। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी फोकस दूरी आपको कितनी दे दी, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू दे दी, फोकस दूरी की, कितनी है फोकस दूरी, 30 सेंटीमीटर लिख दिया। चिन्ह बाद में लिख लेना, एक बार हम उतार लेते हैं, जो भी वैल्यू हमें ज्ञात है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उत्तल दर्पण से, ये उत्तल दर्पण वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे लास्ट में। 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित मोमबत्ती, किसकी दूरी दे दी, मोमबत्ती की दूरी, मोमबत्ती वस्तु है हमारे लिए, बिंब दूरी है, तो बिंब दूरी कितनी दे दी आपको, 40 सेंटीमीटर के प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति आपको बतानी है, V की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, कोमा प्रकृति और आवर्धन है वो आपको m की वैल्यू से पता चलेगी, तो m, चलिए ये दो चीजें आप निकाल लोगे। ये क्वेश्चन जो आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा, वही ध्यान रखना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 चीजें पूछ रहा है, तीनों है वो, उसके अंक डिवाइड होते हैं। 1 नंबर आपको प्रतिबिंब की स्थिति याद करते ही मिल जाएगा, 1 नंबर प्रकृति बताते ही मिल जाएगा, 1 नंबर आवर्धन बताते ही मिल जाएगा। ठीक है, तीनों नंबर है वो इसके अंदर इस प्रकार से डिवाइड होते हैं। अब देखो मैंने अंडरलाइन किया था, उसमें से ये हमने उठा लिया, ये हमने उठा लिया, ये मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, देखो अब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या कह रहा है यहाँ पे, उत्तल दर्पण ये कह रहा है कि सब फोकस दूरी क्या रखो, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस। फिर बता देता हूं, उत्तल दर्पण के अंदर U को छोड़ के सारी की सारी दूरियां प्लस होती हैं, चाहे वो फोकस दूरी हो चाहे वो प्रतिबिंब दूरी हो। अवतल दर्पण में सारी ही माइनस होती हैं, सोचने की जरूरत नहीं होती। U क्या होती है, बिंब दूरी, और बिंब हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है, बाएं तरफ की दूरी क्या होगी, माइनस, हमेशा क्या होगी, माइनस, क्योंकि वस्तु को रखा किधर जाएगा, बाएं तरफ रखा जाएगा। ये वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, इसको मैं यहां सोल्व करता हूं। देखो पूछा क्या है, V पूछा है, F आपको दे रखा है, U आपको दे रखा है, कौन सा सूत्र लगेगा, दर्पण सूत्र लगेगा, सीधी सी बात है। कौन सा सूत्र लगेगा, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र लगाओ, 1/f = 1/v + 1/u,
1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। आपको किसकी वैल्यू चाहिए v की, मैं v को इधर ले आता हूं, क्या आएगा इधर 1/f माइनस 1/u। v को एक साइड में रख लिया, u को दूसरी साइड भेज दिया, 1/f माइनस 1/u इसकी वैल्यू है वो पुट कर दो। तो 1/v इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू क्या है 30 प्लस 30, ठीक है। फिर माइनस 1/u, u की वैल्यू क्या है माइनस 40, तो 1/-40, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां सोल्व कर रहा हूं मैं, यहाँ हो सकता है इससे नीचे का आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, तो यहां तक देखो क्या जाएगा 1/v इक्वल टू 1/30, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 1/40। एलसीएम ले लेना इसका, एलसीएम सभी को मालूम है कितना आएगा, कितना आएगा 120 आएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। 120 में 30 का भाग दोगे 4 बार जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा, 4 और 3 7/120। ये 1/v है तो v क्या हो जाएगा 120/7, और किसमें आएगी ये वैल्यू सेंटीमीटर, चाहे तो 120 को 7 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एक जो पहला आंसर उसने पूछा था ये स्थिति वाला, ये आपको मिल चुका है, कितना मिला 120/7, चाहो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अगला आपको क्या पूछ रहा है m का मान, यानी प्रकृति आपको तभी पता चलेगी जब आप m का मान है वो ज्ञात कर लोगे, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा है रेखिक आवर्धन का सूत्र होता है m इक्वल टू माइनस v/u, वैल्यू रख दो माइनस v तो प्लस है कितना 120/7, और बटा में u क्या है माइनस का 40, तो यहां पे लिख देते हैं माइनस का 40, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 40, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 3 बार। m की वैल्यू क्या आ गई प्लस की 3/7, और 3 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो सीधी सी बात है दशमलव से संख्या स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये लगभग आ जाएगा 0.42 ये लगभग, ठीक है। इसके आगे कोई मात्रक नहीं होता है भाई, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। ये हमें m की वैल्यू मिल गई, तो यहां से हम प्रकृति अगर बता देते हैं तो देखो m क्या है, m क्या मिला हमें धनात्मक मिला, क्या कैसा मिला है धनात्मक मिला, अतः प्रतिबिंब कैसा होगा धनात्मक है m का मान, तो कैसा होता है आभासी और सीधा, m धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी और सीधा। ऐसे ही अगर हम हाँ प्रकृति की बात होगी, दूसरा हमें यानी एक नंबर आपको यहाँ मिल चुका है, एक नंबर यहाँ, एक नंबर आपको यहाँ मिल गया, दूसरा नंबर आपको यहाँ मिल गया। अगला देखो m का मान 1 से छोटा है 1 से बड़ा है, m का मान 0.42 यानी दशमलव से संख्या स्टार्ट हो रही है, तो 1 से तो छोटा ही है, तो देखो m का मान क्या है लेस देन 1, m लेस देन 1 है तो प्रतिबिंब क्या होगा वस्तु से छोटा, यानी जो मोमबत्ती थी वो आपको छोटी दिखाई देगी, जो मोमबत्ती थी जो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी थी मोमबत्ती, ये आपको पहले से छोटी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आवर्धन हो गया, ठीक है। आवर्धन हो गया, प्रकृति हो गई, स्थिति हो गई, तीनों कंडीशन को मिला के हमें 3 नंबर है वो मिल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन है, बताओ हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, हो जाएंगे क्या। आगे लेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बार बार रिपीट होने वाले हैं, लेंस में भी ऐसे ही हम आपको चिन्ह परिपाटी से, यहाँ पे हम दर्पण की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने प्रकाश के परावर्तन की घटना पढ़ी है। लेंस क्या करता है प्रकाश का अपवर्तन, वो हम अपनी अगली जो क्लास होगी उसमें हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेंस को बनाना भी सीखेंगे कि लेंस को कैसे बनाया जाता है, कितने पृष्ठ हमें चाहिए, कैसे पृष्ठ हमें चाहिए, वो सारी की सारी बातें हम प्रकाश की अपवर्तन वाली घटना में करेंगे, ठीक है। फिलहाल अपना दर्पण है, और दर्पण के लिए जो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार के आप अपने बुक के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कीजिए, उदाहरणों को सोल्व कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको और कहीं मिलता है वो सोल्व कीजिए। निश्चित रूप से आपका ये टॉपिक है परावर्तन वाला, दर्पण सूत्र वाला, ये क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। इस विषम परिस्थिति में हम सब पूरा टैगोर परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, ठीक है। आप भी अपना सहयोग कीजिए इसी अपेक्षा के साथ। धन्यवाद, शुभ दिन।